लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि CWT इंस्टीट्यूट के प्लेटफार्म पर नवोदय 2027 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या इसमें पूछता है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी होता है, और इसमें किससे कितना क्वेश्चन होता है उसको भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस को देखते हैं कि ये जो मानसिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इससे 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। और ये जो मैथ है इससे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, और हिंदी में इसमें भी 20 नंबर का। टोटल क्वेश्चन जो होता है 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, और पर क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का, यानी फुल मार्क्स जो होता है 100 नंबर का। तो इस तरह से क्वेश्चन की संख्या और मार्क्स को देखें। और इस चैनल पर डेली जो है आपको लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस मिलेगा, और वीकली टेस्ट, ऑनलाइन वीकली टेस्ट भी मिलेगा, और साथ में जो आपको डाउट, कोई परेशानी होगा तो उसका डाउट सॉल्यूशन भी होगा। तो अगर आप सही दिशा यहाँ से मिलेगा, अगर आप पक्की तैयारी करते हैं तो नवोदय में सफलता की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसलिए इसको डेली क्लास जरूर जुड़ें। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैथ जो है, मैथ से ही रिजल्ट निकलता है। कि बेसिक क्वेश्चन रहता है, अगर 2-3 अगर मिस्टेक हो जाता है तो रिजल्ट जो है रुक जाता है। तो इसलिए मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये डेमो क्लास है। इसमें मैथ के क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर को देखना है, किस किस चैप्टर से एग्जाम में आता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट चैप्टर आता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इससे भी क्वेश्चन आता है, देखना है। फिर वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, भिन्नात्मक, दशमलव तथा उन पर आधारित क्रियाएं। 6 में है दूरी, समय, चाल, गुणनखंड और गुणज। 8 में है प्रतिशत। 9 में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और साधारण ब्याज। इसके अलावे और टोटल 21 चैप्टर हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी से कभी चैप्टर कुछ से कम पूछता है, कुछ से ज़्यादा रहता है क्वेश्चन। इसके बाद है अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन रहता है। एक एक नियम से रहता है, यूनिटरी मेथड, कार्य और समय से। संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से भी रहता है। मापन का अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकटम मान, निकटतम मान से भी क्वेश्चन पूछता है। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, औसत, कोण के प्रकार, और दंड आलेख, ग्राफ और रेखा चार्ट का भी अब क्वेश्चन रहता है। पहले इससे क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन इधर 2 साल से जो है दंड आलेख, ग्राफ और रेखा चार्ट से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो ये क्लास डेली लाइव होगा। अगर कोई क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स पर जवाब पूछ भी सकते हैं। तो ये हम लोग जो हैं, ये
2 दिन और क्लास हुआ था, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हम पढ़े थे कि संख्या प्रणाली क्या है, भारतीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, कॉमा का उपयोग करना है, रोमन संख्या लिखने का नियम, जातीय मान, विस्तारित रूप, संक्षिप्त रूप, सबसे छोटी संख्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये सारे जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 दिन पहले क्लास जो हुआ था। अब आगे क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। आगे जो हम आज देखेंगे कि संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 अनंत तक जो होगा वो प्राकृतिक संख्या है। यही याद रखना है कि संख्या कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक होता है, अनंत तक होता है। इसमें पूछता क्या है कि पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगा वह अनंत होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। जैसे अगर हम कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर हम बोलते हैं 99, तो इससे भी बड़ा हो सकता है 100, कोई बोलेगा 5000, इससे भी हो सकता है 5001, 1 करोड़, तो उससे भी आगे होगा 2 करोड़। इस तरह से प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। तो पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो होगा 1। तो पहला कि संख्या के प्रकार में हम देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये 1 से शुरू होता है। आगे देखते हैं, अभी तक जो जुड़े हुए हैं सुवीन कुमार, साम्या राज, शशिकांत प्रसाद और कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी ये डेमो क्लास हैं, और डेमो क्लास में इस क्लास के बाद फिर रीजनिंग का भी क्लास होगा आज ही। तो इस तरह से प्रत्येक दिन मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का जो सिलेबस है 45-45 मिनट का 3 क्लास डेली होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है। तो गिनती की जो संख्या होती है उसी में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे गिनती की संख्या हम शुरू किए 1 2 3 4 5, इस तरह से ये भी अनंत तक होगा। लेकिन इसी में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या होती है। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा,
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट में लिखें, चैट बॉक्स दिया हुआ है। शशिकांत प्रसाद जी, ये 0 कमेंट में बताएं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो 0 है, सही है। लेकिन सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि उससे अगला जो होगा वह और उससे बड़ा होगा। तो ये था पूर्ण संख्या। अगला हम देखते हैं कि पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, इसमें दोनों आता है। पूर्णांक जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों होता है। इसमें शून्य भी शामिल किया जाता है कि इसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये तीनों जो हैं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूछा जाए कि -3 कौन सी संख्या है, क्या -3 प्राकृत संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। पूछा जाए कि 0 प्राकृत संख्या है, तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। 1 प्राकृत संख्या है, बताइए क्या 1 प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है? यस या नो, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो एक जो है प्राकृत संख्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या 3 प्राकृत संख्या है, तो 3 प्राकृत संख्या है। पूछा जाए कि सभी पूर्णांक या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यस या नो? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, बताएं कमेंट में। शशिकांत जी बोले एस, सुबेन भी बोले एस। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्या, 0 पूर्ण संख्या है। तो क्या 0 प्राकृत संख्या होता है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। इससे 0 क्या है? पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? नहीं। 0 जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन जितने भी प्राकृत संख्या हैं, जितने भी प्राकृत संख्या हैं, सभी जो हैं पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या सभी जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य भी जो है ये पूर्णांक होती है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे 3/2, 5/7, 2/6, ये सब जो है परमेय संख्या है। अगर हम पूछे कि 2 परमेय संख्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो 2 भी क्या है? 1 परमेय संख्या है। तो आगे कि परमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो,
और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 परमेय संख्या है, 5/0 ये परमेय संख्या नहीं है। Q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हर का मान अगर 0 है तो परमेय संख्या नहीं है। तो आगे जैसे मान लेते हैं कि 3 ये परमेय संख्या है, 2/3 ये भी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या उसको कहेंगे जो p/q हो और साथ में q नॉट इक्वल टू 0, q का मान जो है हर का मान 0 ना हो। तो आगे देखते हैं ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है कि जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 है तो √2 क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम पूछा जाए कि √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन √4 पूछा जाए तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसका वर्गमूल हो रहा है, तो जिसका वर्गमूल अगर हो रहा है तो वो समझेंगे कि ये परमेय संख्या है। वर्गमूल तो सबका होता है लेकिन पूर्णांक आना चाहिए। जैसे 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है, इसलिए 9 क्या है, ये परमेय संख्या है। अगर हम √5 करेंगे तो ये भी क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पूछा जाए पाई कौन सी संख्या, ये पाई है। याद रखना कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सिलेबस से बाहर। हम लोग को जो नवोदय का जो सिलेबस है उसमें हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बेसिक जानना है। अगर बेसिक को समझ गए तो रिजल्ट पक्का है, बेसिक पर ही ध्यान देना है। तो केवल ये समझना है कि जैसे हम पूछे √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय है। √9 क्या है, √9 तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा पूर्ण वर्गमूल, इसलिए इसका 3 हुआ, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गया, ये जो है वर्गमूल हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ऐसे ये भी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन इसको जान लेना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण, संख्या कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो वास्तविक संख्या जानना है। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसको हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। लेकिन काल्पनिक हमको नहीं पढ़ना है। ऐसे संख्या हम देखते हैं कि संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो हमको काल्पनिक संख्या पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लेंगे कि वास्तविक संख्या वो है, वास्तविक संख्या वो है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। लेकिन जिसको हम दर्शा नहीं सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। जैसे रूट के अंडर अगर माइनस में कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिए कि अगर रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या रहे वो काल्पनिक संख्या होता है। इतने ध्यान रखना है कि अगर रूट है और उसके अंदर माइनस में कोई भी संख्या हो, रूट के अंदर जो है कोई भी अगर माइनस में हो,
किसी प्रकार की संख्या दिया हो तो वो काल्पनिक संख्या होता है, उसको हमको पढ़ना नहीं है। ये सिलेबस जो है हमको 12 में पढ़ना है, तो इसको देखना नहीं है। केवल ये समझ गए कि संख्या जो है एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। काल्पनिक को पढ़ना नहीं है, लेकिन समझ लेंगे कि काल्पनिक वह है जिसे संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। वास्तविक संख्या वह है जिसे संख्या रेखा पर, ये जो नंबर लाइन है इस पर अगर हम दर्शा देते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जैसे परमेय और अप्रमेय दोनों है। बेसिक परिभाषा यही है कि वास्तविक संख्या वो है जो परमेय और अप्रमेय हो, दोनों वास्तविक संख्याएं। जैसे परमेय है 2, 3/2, 5/6, ये वास्तविक है, परमेय है। लेकिन वो परमेय भी बताए कि जो रूट के अंदर हो, जैसे √2, √3, √7/2, ये अप्रमेय है। तो परमेय क्या है, अप्रमेय क्या है, ये हम लोग समझ गए। और दोनों की संख्याएं जो मिश्रित होती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर किन्हीं का डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करें, उसका डाउट क्लास जिस दिन होगा वो सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि सम संख्या इवेंट नंबर। इवेंट नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, ये सारे विद्यार्थी जानते होंगे। लेकिन यही छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, अगर बाद में परेशानी होता है और क्वेश्चन में छूट जाता है तो रिजल्ट आने से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है, जो 2 से कट जाता है, वही सम संख्या है। तो कौन कौन है, तो 2 से कट जाता है तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो जानेंगे कि जो 2 से विभाज हो वह सम संख्या होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे बड़ी सम संख्या तो कोई नहीं, क्योंकि उससे अगला जो होगा वह और उससे बड़ी सम संख्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2। तो आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जिसको 2 से अगर भाग देते हैं वो नहीं कटता है, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 से नहीं कटेगा, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट और होगा अनंत तक, ये बढ़ते जाएगा। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, अगला 3, 5, इस तरह से अनंत तक जो है विषम संख्या होता है, जो 2 से विभाज्य ना हो। आगे जो है अभाज्य संख्या। टाइम क्या हुआ, टाइम 34। तो अभाज्य संख्या जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वह है जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वह है जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड जैसे 5, तो 5 का 2 गुणनखंड कौन है, 1 गुणनखंड तो 1 होगा, 1 से कटेगा, और 1 स्वयं से कटेगा 5 से। इसके अलावे यह किसी से नहीं कटता है। तो जानेंगे कि अभाज्य संख्या वह है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड 1 और दूसरा स्वयं।
इसके अलावे अगर किसी से भी कट रहा है तो वह अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक और स्वयं। जैसे बोलेंगे क्या 9 अभाज्य संख्या है? कमेंट में लिखें 9 अभाज्य संख्या है। यस या नो? अब इसको चेक करते हैं कि इसका कई गुणनखंड हो। अभाज्य वही होगा जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसका तो एक गुणनखंड होगा ही, 9 और 3 भी गुणनखंड है और 9 गुणनखंड है। इसका मतलब कि 9 का 3 को गुणनखंड हो जाता है। 9 का 3 गुणनखंड है, इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। मान लेते हैं हम पूछेंगे 17, तो 17 जो है इसका कौन कौन सा गुणनखंड है? तो 17 का जो गुणनखंड होगा वह 1 होगा और 17 होगा। तो इसका 2 गुणनखंड है, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्या है। पूछा जाए कि 2 अभाज्य गुण संख्या है, बताएं कमेंट में 2 अभाज्य संख्या है या नहीं। दो अभाज्य संख्या है या नहीं? यस। 2 तो सम संख्या है, तो फिर अभाज्य संख्या क्यों है? अगर हम कहेंगे कि 8 जो है, 8 तो सम संख्या है, लेकिन सम संख्या है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 सम संख्या हैं। पूछेंगे कि 2 अभाज्य संख्या है, तो सही है अभाज्य संख्या है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका भी 2 ही गुणनखंड होता है, एक 1 होगा और 2 होगा, या किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 2 भी अभाज्य संख्या हैं। तो इस तरह से हम लोग समझे कि 2 अभाज्य संख्या है। तो दुनिया में एक ऐसा सम संख्या बताएं जो केवल अभाज्य हो। सम संख्या हो और वह अभाज्य है। सम संख्या हो और वह अभाज्य है। कोई भी? सम संख्या हो और वह अभाज्य हो, तो वह 2 ही होगा। इसके अलावे कोई भी संख्या नहीं है कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम ये समझ रहे थे कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है। तो सभी को ध्यान देना है कि कम से कम 1 से 100 तक अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से जान लेना है, अच्छी तरह से जान लेना है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो स्टार्ट होगा 2, 3 भी है, 5 भी है, जिसका 2 गुणनखंड केवल हो, 7 भी, 11, 13, इसके बाद 17। तो इस तरह से याद करना है कि कम से कम 100 तक हमेशा याद रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। इसके बाद हम आते हैं अगला, क्योंकि 7:50 से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। ये है संयोज्य संख्या।
संयोग संख्या कंपोजिट नंबर जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक संख्या या कंपोजिट नंबर, या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो जिसको दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे मान लेते दो, तो दो का तो केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य है। बोलेंगे चार, तो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, यानी चार का तीन गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या के प्रकार। आज इसके बाद रीजनिंग का क्लास होगा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन रहें। तो CWT इंस्टीट्यूट आपको सिलेबस के बारे में बताए, इसके बाद आगे कौन कौन सा चैप्टर होता है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू। क्लास लगातार लेगा, अभी जाएगा। तो इसमें रीजनिंग का क्लास होगा। इसमें रीजनिंग का क्लास है, भेजो मैडम को, भेजो मैडम का नंबर पर भेजो। कौन ये? हेलो, चलिए CWT इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसे कि टाइम से आज स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा कुछ वजह के कारण से आज थोड़ा लेट हुआ। आज देख लेते हैं रीजनिंग में इसमें तो रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा आज हम देखेंगे। तो रीजनिंग में एक चैप्टर का नाम है, 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है वर्गीकरण, और प्रत्येक देखेंगे हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। पहले तो हम कल बता देते हैं क्वेश्चन जो रीजनिंग का होता है, क्वेश्चनों की टोटल संख्या होती है
40। और इसका टाइम ही रहेगा आपके पास 1 घंटा। तो ये पता होनी चाहिए कि 10 चैप्टर अगर हम अच्छे से कमांड कर लेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से नंबर उठ सकता है। बहुत सा मैथ में सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। 20 नंबर मैथ होती है, हिंदी में यहाँ से 20 नंबर, तो उतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं जितना कि हम रीजनिंग से नंबर उठा सकते हैं। तो आज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकरण से अनेक सभी चैप्टर जो 10 चैप्टर है, पहले तो चैप्टर का नाम जान जाएंगे वर्गीकरण, और दूसरा है समान आकृति परीक्षण, और तीसरा आकृति पूर्ति परीक्षण। अनेक आकृतियाँ आपको बहुत सा दिया रहेगा, उसको क्या करना है, पूरा करना है। और यहाँ चौथा रहेगा आपका वर्ग पूर्ति, पांचवा है श्रृंखला परीक्षण, यानी कुछ उसमें नंबर दिया रहेगा, आपको वर्ग दिया रहेगा, नंबर में करके सम संख्या विषम करके उसको करके बनाना है। और छठा रहेगा सादृश्यता परीक्षण, सातवां है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि आपका 6 दिया रहेगा या तो कोई भी अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, एक दर्पण रहेगा, उस दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो ए है तो ए का प्रतिबिंब ए ही बनेगा। 8वां है कागज काटना और इसको मोड़ना, यानी कि कागज को तोड़ कर फोल्ड करके बनाना, किस तरह से उसका आकृतियाँ बनेगा। और 9 में है आकृति निर्माण, यहाँ आपको क्या करना, आकृतियों को निर्माण करना है। 10वां में आ जाता है सन्निहित आकृतियाँ, यानी कि सभी से क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन तो आता है, लेकिन कितना कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछता है ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक चैप्टर से जो होती है ना 4 क्वेश्चन पूछती है। ये जो सिस्टम किया गया है 2019 से चेंज किया है। पहले जो हर एक सवाल में 2018 में जो पूछा गया था 5-5 क्वेश्चन सबसे उठाया गया था। आए 2019 में जो है हर एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सभी चैप्टर से कितना हो गया, 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो जाएगा, यानी कि 10 हो गया, यानी कि 4 गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया, 40। यानी बहुत मजे वाली बात है, अगर 40 क्वेश्चन को अगर अच्छे से कमांड कर लेते हैं 1 घंटा के अंदर, आप रीजनिंग को पहले अच्छे से बना लेते हैं, है ना, तो आपके पास टाइमिंग बच जाता है। अब ज़्यादा नहीं कि रीजनिंग बहुत हार्ड है, रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जितना आप मैथ में दिमाग लगाओगे तब भी कैलकुलेट नहीं हो पाता जितना कि रीजनिंग अगर समझोगे अच्छे से, क्लास में मैं बताऊंगा, अगर हर एक बच्चे सब ध्यान से समझेंगे तो रीजनिंग में अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। रिजल्ट सबका आता है तो रीजनिंग से ही आता है। तो आप सब समझ गए होंगे कि कितना क्वेश्चन क्या चीज़ से सब पूछा जाता है। और टाइमिंग टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना होता है, 40। ये बच्चे को सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम दूसरे पर देने के बाद, यानी कि रीजनिंग पर अच्छा टाइम देते हैं, थोड़ा मैथ पर और हिंदी पर देंगे, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबर उठाना उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका अच्छा खासा टाइमिंग बचत होगा। आइए यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है निर्देश, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है। सभी बच्चे क्या यहाँ गलतियाँ करते हैं, डायरेक्ट आता है, सोचता है कि आसान है, बनाया हुआ रहता है, फटाक से क्वेश्चन ओमार शीट भर देता है। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ओमार शीट भरते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्वेश्चन
उसको आप अच्छे से एक दो बार अच्छे से कर लीजिए, तभी वो मार्कशीट पर रंगिए। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, देखता है कि मैं इसको तो बनाया हुआ आसान क्वेश्चन है, बच्चे नहीं समझ के डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, रंग देते हैं। क्या हो जाता है, बाद में उसको मिलाते हैं तो गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन को पहले समझिए, एक नहीं दो बार पढ़िए, ठीक है, आपके पास टाइम रहता है। चलिए यहाँ बोलता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां रहेगा, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में कितना, 4 आकृतियां रहेगा, जो ए बी सी तथा डी से क्या रहेगा, दर्शाया हुआ रहेगा। और इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक, है ना, सदृश होगा, यानी कि 3 आकृतियां और सदृश का मतलब है कुछ ऐसा रहेगा जो कि उससे अलग रहेगा, ठीक है। तथा एक अलग है, अलग आकृतियों को क्या करना है, चुनना है, यानी कि चुनकर उसे क्या करना है, सम्मिलित पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरों में लिखना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन देखता हूं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, यहाँ क्वेश्चन जिस तरह से है, चलिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, भिन्न चुनना है। तो मैं यहाँ देखूंगा, आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, आपको इसमें चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि गोला है, ठीक, ये वृत्त है, इसको बोल सकते हैं वर्ग, ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है सभी में भुजा दिया हुआ है, ये 4 भुजा है, इसमें 3 भुजा है, या क्या है, ये भी 4 भुजा है, यानी कि सब में जो दिया गया है भुजा की बात किया गया है। क्या है, इसमें ना तो भुजा होती है, क्या है, सिर्फ ये वृत्त है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लग रहा है अलग है, तो इसी में क्या करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं अगला सवाल देखता हूँ। अब इसी तरह से सवाल रहेगा, मैं देखता हूँ आगे, इसमें बताइएगा आंसर। जैसे कि मैं जो सवाल बता रहा था, शायद वो क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए ये आपको बताना है, इसमें आंसर आपका क्या होगा। अगर आप सब आंसर जान रहे हैं तो बताइएगा। चलिए मैं देख लेता हूं। ये क्या है, ये वृत्त है, ये क्या है, इसमें उसी तरह से देखिए, आपको इसमें क्या 4 आकृतियां रहेगा, इसमें आपको एक अलग चुनना है, यानी कि भिन्न। यहाँ भी देखिए, ये क्या है, ये वृत्त है, ये क्या त्रिभुज है, ये क्या, ये भुजा है, ये त्रिभुज है, ये भी इसका साइज लग रहा है एक जैसा लग रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा, वृत्त। अब बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको भिन्न लग रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन कौन दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, जो कि आप सब अच्छा ही आंसर दिए हैं।
चलिए देख लेता हूँ कौन कौन सा ऐसे आंसर दिया है। शशिकांत जी, चलिए ए है। और सुबीन, बहुत अच्छे। चलिए इसी तरह से देखते हैं दूसरा सवाल। इसी तरह से रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से 4 ए बी सी डी करके रहेगा। आपको चारों में से क्या चुनना है? भिन्न, जो अलग हो सबसे। तो आप जिसे कि देख सकते हैं ये सब भुजा की बात किया गया है, क्या है? विड्थ है। तो ये चारों में से क्या ऑप्शन हुआ? ये अलग हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप रीजनिंग को हल्के अच्छे तरह से समझेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ बात, ना तो इसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, बस समझने की ज़रूरत है। जो कि मैं आप सबको रीजनिंग में अच्छे से क्लास दूंगा, जो कि बेहतरीन तरीका से ज़्यादा इसमें नंबर उठा सकते हैं। 40 में 40। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये सब बताइएगा जल्दी से। देखते हैं कौन सा सवाल, कौन सा जवाब जल्दी देते हैं। चलिए जवाब आया है सुबीन, शशिकांत। चल बहुत अच्छे। चल देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन, इसमें भी आपको एक भिन्न चुनना है, ठीक है। तो सभी का आंसर आया है डी। देख लेता हूँ, ये देखिए ये सेब है। ये आकृति जो देख रहे हैं किस चीज़ का है? सेब का है, ठीक है। ये क्या चीज़ का है? आम का है। ये जो है ये लग रहा है मूली की तरह, यानी कि हम बोल सकते हैं मूली एक फल में भी आ सकता है। ये क्या है? ये आकार जो देख रहे हैं आलू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो, है ना। चलिए अब चारों में से देख लेते हैं इसमें भिन्न कौन होगा। यानी सभी जो है यहाँ सबका चर्चा जो किया गया है वो फल है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सब्जी में से आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए उसी तरह से मैं अगला सवाल बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ आ गया तो यस करके सब बोलें, ताकि हमें पता चल जाएगा। कमेंट नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अच्छा, तो ठीक है मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। अब टेंशन ना ले, बहुत मज़े आएगा। रीजनिंग जो क्लास होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। हर एक चीज़ से आसान होता है चैप्टर। चले ये आपका सवाल आया है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखता हूँ पहले कौन जवाब देता है। कमेंट नहीं आ रहा। चलिए पहला सवाल जवाब आया है सुबीन, शशिकांत जी। चलिए बहुत अच्छे। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लगता होगा अल्फ़ाबेट, सभी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत ही इस सवाल में अच्छे को, बहुत से बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, पहले तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसमें भावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, कोई भावेल, लेकिन यहाँ पर भावेल की बात नहीं किया, सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जब इस तरह का सवाल रहे तो ध्यान दीजिएगा कि सभी का देख लीजिएगा। बी जो है, बी काउंटिंग कीजिए कि बी कितने अक्षर पर आ रहा है। तो ए बी तो कितना आएगा?
तो दूसरा पर है। चलिए डी जो आ रहा है, डी की संख्या क्या है? 4 है। अब पी यानी पी की संख्या जो होगी 16 होगी और क्यू की संख्या क्या होगी? 17। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर 2 है, 4 है, 16 है, कितना है? 17 है। चलिए अब मैं इस तरह का सवाल में ऐसा क्यों लिखा हूँ? ऐसा इसीलिए लिखा हूँ कि ताकि आप सबको अच्छे तरह से समझ आ जाए। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं कि बताए डी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा। अच्छा आप बताइए डी क्यों हुआ? तो यहाँ से इसे बताने से आपका हर एक डाउट को क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 2 जो है, मैथ पढ़े होंगे तो बताया होगा कि 2 जो है क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है ना, इवन नंबर यानी कि 2 क्या है? सम संख्या है। और 4 भी है सम संख्या। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा क्या हो जाती है? कट जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है सम संख्या। चलिए 16 भी 2 से कट रहा है, लेकिन 17, क्या 17 2 से कटता है? अगर 2 से डिवाइड करूंगा 17 में तो नहीं कटेगा, यानी कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कहें तो शेष बच जाएगी। इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये सब तीनों सम संख्या हो गया, ये हो गया विषम संख्या, है ना। इसलिए आपका आंसर डी होगा। चलिए बात क्लियर है? अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो एस करके बोले। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत ठीक है। शशिकांत जी आपको समझ आ रही है मेरी बात? चलिए आवाज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आवाज़ सबको अच्छा से सुनाई दे रहा है ना? तो यस करके बोलेंगे। अगर जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल मैं इसी पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ इसी पर। चलिए चलिए इसमें बताइएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए ठीक है, आंसर आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ तो हम इस तरह का क्वेश्चन दोबारा, ये जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ क्यों दिया हूँ ये थोड़ा सा समझिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया हूँ ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि यही क्वेश्चन पर आधारित आपको रहेगा। मॉडल पेपर मतलब कि इसी तरह से बहुत सा क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डाउट क्लियर करने के लिए दिया हूँ। सभी को इस तरह से हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं पहले बोला था कि ए बी क्यू आर, तो आप सब समझ जाइएगा कि ए 1 है, ये कितना है 2 पर लिखा हुआ है, 17 है, ये कितना हो गया 18। ठीक है, तो अब इसमें एक सम संख्या विषम संख्या, इस पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पर वॉवेल की बात होगी और कॉन्सोनेंट की बात होगी। तो पहले यहाँ पर देखेंगे आसान तरीका, अगर उस तरह में नहीं आ रहा है तो मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर देखेंगे, नहीं तो फिर नंबरिक पर, यानी कि संख्या को सभी को अल्फ़ाबेट का संख्या लिख देंगे कि कितना नंबर पर। तो इसका देखिए ए जो हो गया मेरा क्या है? वॉवेल है। वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, काट दो। वॉवेल जो होते हैं कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, वॉवेलों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है।
वॉवेल की संख्या जो होती है 5 होती है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है मेरे? वॉवेल है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाए? ए वॉवेल है, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंटों की संख्या जो होती है वो 19 होती है, बाकी ये क्या है? वॉवेल है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो उसी तरह से अगला सवाल मैं चलता हूँ। चलिए, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए कमेंट में बताइएगा इसका आंसर देके। चलिए, बहुत अच्छे। आगे आंसर डी आया है। चलिए देख लेता हूं। अब देखिए, ए जो है ये जो आप देख रहे हैं, चित्र जो देख रहे हैं, मैथ पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। इसको बोलते हैं बेलन। ठीक है। ये इसका जो आकार है ये शंकु है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। अगर मैथ पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से आपको पता होगा सबको। ये जो तीनों जो आते हैं ना, इसको बोलते हैं 3D, है ना। अब मैथ पढ़े होंगे, ये सब आते हैं 3D में। अब देख, ये जो वृत्त आ जाते हैं, ये जो घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु आ गया, ये क्या हो गया? वृत्त। ये तीनों में से ये तीनों जो आते हैं 3D में, ये आते हैं 3D के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा। भिन्न मतलब कहें तो अलग। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा डी। चलिए, समझ आ गया। चलिए, आप पोल करके भी बता सकते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। चलो ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, आप सब अच्छे से जवाब दे दिए होंगे। चलिए, डी आ रहा है, सभी का आंसर डी आ रहा है। ये आप सब हरवाइएगा नहीं कि आप सबका नाम नहीं पढ़ पाते हैं तो हम, लेकिन सबका कमेंट पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर पता चल गया है, सबका डी आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर आप सब डी दे रहे हैं तो डी ही आंसर होगा। यहाँ देख लेते हैं, दो, इस शायद क्वेश्चन अल्फाबेट पर आधारित था, वो शायद क्वेश्चन को रिपीट कर ही दिया। ठीक है, देखिए, दो क्या है? सम संख्या है। ठीक है, 4 भी क्या है? सम संख्या है। 6 भी क्या है? सम संख्या है। लेकिन 9 क्या है? सम संख्या नहीं, क्या है? विषम संख्या है ना। इसी को बोलते हैं ओड, ऑड नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। यानी कि सम संख्या जो बोलते हैं कि जो 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, इसी को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। अब विषम संख्या जो बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग देने पर क्या हो जाए? नहीं कटे, यानी कि कुछ रिमाइंडर बच जाए, उससे कहते हैं ऑड नंबर। तो चलिए, ये आपका आंसर जो हो जाए, ये तीनों क्या हो गया?
सम संख्या, ए हो गया विषम, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर करके भी बता रहा हूँ ताकि अगला सवाल इस तरह का 10 सवाल भी दे दे, अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो गलती नहीं कीजिएगा दोबारा। चलिए अगला सवाल है, चलिए बहुत ही अच्छे सवाल है, जो सबका प्रतिबिंब दिया गया है, ठीक है, यानी कि चित्र दिया गया है, आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए जरूरत है। रीजनिंग कहता है ये है कि तर्क शक्ति, जितना अंदर इसके अंदर जाइएगा उतना आपको इसमें आपको अच्छी जाएगा, ठीक है, इसीलिए दिमाग लगाइए। आप आंसर दीजिए। चलिए आ गया, सबका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बी। चलिए बी, शशिकांत जी। चलिए सुबीन, ठीक, बहुत अच्छे, बी। सभी का बी आ रहा है आंसर। चलिए देख लेता हूँ यहाँ। चलो एक क्या है, चेयर है ना। एक चित्र जो देख रहे हैं एक कुर्सी का है, एक क्या है, टेबल है ना, एक सोफा है, सॉरी बेड इसको बोल सकते हैं। आज जो है बैठने के लिए ये सोफा है, ये सोने के लिए है। तो अब इस चारों में से आपको देखना है कि इसमें भिन्न कौन है, अलग कौन है इसमें। ये देखिए बैठने के लिए है, ठीक है, ये भी सोने और बैठने के लिए, सोफा भी बैठा जाता है, सोया जाता है, ठीक है। यानी कि टेबल, डाइनिंग टेबल जो है इस पे हम खाना खा सकते हैं या कुछ सामान रखने के लिए है, ठीक है, इस पे हम बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर के हम तीनों को यूज कर सकते हैं, बैठने और सोने के लिए, लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमको अलग तो ही चुनना है, 4 ऑप्शन में क्या चुनना है, भिन्न चुनना, अलग चुनना है। यानी कि चारों आकृतियां में से अलग सबसे क्या हो जाएगा, एक टेबल हो जाएगा, जो कि सबका आंसर लगभग सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए इसमें सवाल बताइएगा, चित्र दिया गया है, चलिए ये देख लीजिए। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, चित्र देख के बता सकते हैं मछली का है, ये चिड़िया है, ये तितली का है, ये भी लग रहा है मधुमक्खी है। चलिए अब इस चित्र में देख के देखना है, ये चिड़िया का चित्र है, ये तितली है, ये मछली है। अब चारों में से देखना अलग कौन सा है। तो देखिए ये सब जो है उड़ने वाला है, ठीक है, इसमें पंख है, सभी में पंख है, ये उड़ सकता है हवा में, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये मछली जो है इसमें पंख तो नहीं होती है जो उड़ेगा। इसमें इतना आसान है, इसमें सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर आपका सामने है। ये जो देख रहे हैं ये उड़ने वाला नहीं, बल्कि क्या है, जल में रहने वाला है, जो जल में रहता है, तैरता है, इसमें पंख नहीं होते, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, सभी का आंसर आया है ए। बहुत अच्छे। चलिए ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगर आप सबको कुछ परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो यस करके बोलिए। मैं बोलता हूं कि रीजनिंग इतना आसान बना दूंगा कि आप देखकर ही मार सकते हैं। बहुत से बच्चे रीजनिंग बोलते हैं, बहुत से एग्जाम दिए हैं, अभी जो हुआ था, यहाँ एग्जाम हुआ था, मेरा इंस्टीट्यूट से
करीब करीब 30 बच्चा रिजल्ट लाया था, बहुत ही अच्छा रैंक पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब कि अगर CWT इंस्टीट्यूट पे बने रहिएगा तो मैं सफलता की गारंटी लेता हूं। बाकी आपका मेहनत रहेगा, मेरा मेरा प्रयास रहेगा, आपका जो सपोर्ट यहाँ से करने रहेगा हम करेंगे, ठीक है। आज पहला दिन है, डेमो क्लास है, 7 दिन तक डेमो, आज डेमो का दूसरा दिन होगा, ठीक है। फिर वहाँ से बाद आप 7 दिन में डेमो क्लास अगर अच्छे से लग रहा है तो वहाँ पर आप मेरा बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए सवाल की ओर जाते हैं। 8वां नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। अच्छी निकालिए। चलिए देख लेता हूँ कौन आंसर दिया है पहले। चलिए सी, सुबीर। चलिए यह देखिएगा, एक चित्र दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर समझे। ये चित्र जो देख रहे हैं पत्ता का चित्र है ना, ये भी पत्ता है, यानी कि इसमें भी पत्ते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये देल है पेड़ का, तो यहाँ पर तो बहुत ही अंतर हो रहा है, यानी कि चारों में से देखिए ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। सभी में एक पत्ता दो, इसमें बहुत सा है, ये पेड़े है, यहाँ आकर के क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगी, अलग होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। चलिए बहुत ही शानदार है, जिस तरह से बढ़ ले जाएगा उस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके पास आते रहेगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दिए हैं। साम्या राज, पता नहीं, क्या नहीं पता है आप बोल सकते हैं कमेंट करके। देखिए जब तक आप नहीं बोलिएगा कमेंट, हमको पता कैसे चलेगा कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मैं आके वहाँ देख सकता हूँ। ये लाइव क्लास चल रही है, अगर आप वहाँ दीजिएगा हम आपका कमेंट को पढ़ के ही बता सकता हूँ कि आपका आवाज़ जा रहा है, मेरा आवाज़ जा रही है या न जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सवाल की ओर जाते हैं। चलिए ये देख रहे हैं, ये अंदर बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये वृत्त है। सवाल वही लेकिन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, कुछ नहीं। अब क्या है, ये भुजा है, यानी कि एक घेरा में बना, यानी कि एक घेरा है, ये वृत्त है, इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया है, ठीक है। ये भी स्टार है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, चलिए आंसर दीजिए, आप सब फटाफट दीजिए जल्दी सा। अच्छा फूल वाला समझ नहीं आया था, अच्छा मैं देख लेता हूँ उसको बैक करके। चले ए वाला सवाल में साम्या राज बोले समझ नहीं आया सर, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए मैं देखता हूँ एक बार। चले ये देख रहे हैं यहाँ पर पत्ता सबका दिया हुआ है, पत्ते हैं, ये भी फूल का यानी कि टूटा हुआ पत्ता है, ठीक है। आप फूल देखे होंगे तो ये नहीं कि एक जो पेड़ होता है उसमें एक ही पत्ता होता है, ठीक है, बाकी सबका टहनिया टूटा हुआ पत्ता, ये क्या है, ये पेड़ का चित्र है,
है ना, पेड़ का चित्र है, इस तरह से है ना, एक पेड़ का चित्र है। तो यानी कि इसमें पूरा ही पत्ता दे दिया, यानी कि पेड़ का ही पूरा चर्चा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या आप समझ आ गया? क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो गया। चलिए ये देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा है, रीजनिंग में ही माइंड लगाना पड़ता है हर एक चीज़ में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बन जाएगा। ये आपका सवाल देखिए, बहुत ही आसान है। एक क्या है, एक कार है, एक कार का चित्र है, एक बस का है, एक बस है, एक साइकिल है, एक क्या है, जहाज है, यानी कि एरोप्लेन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सब जो होता है फ्यूल से चलने वाला है ना, ये भी फ्यूल से चलता है, यानी कहते हैं ईंधन से चलने वाली है ना, डीजल से चलने वाली है, सब है, यानी कि सब फ्यूल का है। तो पेट्रोल डीजल जो भी हो फ्यूल में आ जाता है, ठीक है, ये भी। लेकिन साइकिल जो है ये भी फ्यूल से चलता है, ये भी अपना स्टॉक लेके चलता है ना, यानी कि हवा में तो ऐसा कोई करंट नहीं है जो कि चलेगा एरोप्लेन, है ना, वो भी अपना ईंधन लेके चलता है। ये साइकिल जो है ना, ये क्या होता है, इसको हम खुद चलाते हैं, इसमें डीजल नहीं बल्कि क्या होता है, खून मेरा खून सूखता है, ठीक है, यानी कि मैं इसमें पैंडल जितना मारूंगा उतना स्पीड चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्यूल से चलने वाली ईंधन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखते ही मार दिए होंगे सी, हमको पता है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आपका सवाल अब ख़त्म होती है, यहीं तक सवाल है। तो आप सब बताएं, आप सबको क्लास कैसा लगा, आपको कैसे समझ आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको समझ आ रहा है CW इंस्टीट्यूट में, तो 7 दिन के बाद जो डेमो क्लास समाप्त हो जाएगी, फिर आपको अगर समझ आता होगा, सब समझ आ गया होगा, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसकी मात्र फी जो होगी मैं बता देता हूँ एक बार फी, मात्र 2000 है, अभी ऑफर चल रही है। इसका फी टोटल था 4000 रुपया, जो कि मैं यहाँ डिस्काउंट दिया हूँ 2000, जो कि आप 2000 में बैच को परचेज कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी यानी कि 1 साल की रहेगी, 1 साल तक आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल मिलेगा तो आप तो देखे ही होंगे, आपका रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, आपको सब यानी टेस्ट मिलेगा, आपको इसको PDF मिल जाएगा, है ना, ये सब आपको मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा हो गया हमारा लगे का ठीक है, 2 मिनट पहले ना